Hello students, this is Mala and welcome to my channel Study with Mala मैम। स्टूडेंट, जैसा कि हमने आपको जो लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं जो लैंग्वेज सब्जेक्ट के लिए एक आपके लिए अलग ब्लूप्रिंट रेडी कर दूंगी। तो बच्चों, अभी मैं जो है आप लोग के लिए ये तीनों लैंग्वेज सब्जेक्ट की ब्लूप्रिंट लेकर आई हूँ। पता है बच्चों कि बहुत अभी टाइम का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, तो थोड़ा मुश्किल जा रहा है हमारे लिए भी, आपके लिए भी। पता है आपको होली जो है आने वाली है, ठीक है, फेस्टिवल का टाइम है, तो थोड़ा सा टाइम का इशू है, सबके साथ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि टाइम आपको जो है टाइम निकालना है अपनी स्टडी के लिए। जैसा हम आपके लिए टाइम निकाल रहे हैं, ठीक है, आपको गाइडलाइंस कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही आपको अपनी पढ़ाई जारी रखनी है, कंटिन्यू रखना है। अगर आपको होली का कोई प्लान है तो बिल्कुल आप होली एंजॉय कीजिए। इसमें कोई वो नहीं है कि आप होली नहीं एंजॉय कर सकते हैं, आपके एग्ज़ाम है तो आप 1 घंटा 2 घंटा होली के को दीजिए, या एटलीस्ट 3 घंटा दे दीजिए, ठीक है। लेकिन जो बाकी का जो समय है आप उसको यूज़ कीजिए, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अब होली आ रही है, आप 2 दिन तक सोच रहे हैं कि नहीं हम होली नहीं खेलेंगे, हमें पढ़ाई करनी है, हम होली नहीं खेलेंगे, हम होली के दिन पढ़ाई करेंगे। हमें पता है ऐसे तो आप लोग पढ़ते नहीं हो, है ना, तो होली के दिन ही पढ़ाई करेंगे, ऐसा कुछ सोच के मत बैठना, है ना। आप ये सोचना कि हमें हर दिन पढ़ना है और होली भी हम एंजॉय करेंगे। हम आज भी पढ़ेंगे, कल भी पढ़ेंगे, होली वाले दिन भी टाइम निकाल कर हम कुछ पढ़ लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जो है आपको संस्कृत का ब्लूप्रिंट है, काफ़ी शॉर्ट सा है, जो है एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। काफ़ी सारे चैप्टर तो रेड्यूस हो गए हैं संस्कृत में। मे भी किसी को ऐसा तो नहीं है कि पास नहीं हो पाएंगे, ठीक है। मेरे सारे स्टूडेंट्स मुझे पता है कि काफ़ी अच्छा पढ़ रहे हैं। तो संस्कृत में आपको पढ़ने के लिए आप तो सबसे पहले क्या कीजिए, सबसे फर्स्ट आपको ए से करना ही करना है, ठीक है। अब ए से करना है तो आप ए से करेंगे तो आपको जो है 6 नंबर तो उस पर मिल ही जाएंगे। तो आप निबंध जो है महाकवि कालिदास है, ठीक है, जो काफ़ी फेमस सा है। इसके अलावा जो है आपके बुक में जो भी दिया हुआ है आप वो कर सकते हैं, पर कालिदास कंपलसरी होता है, ठीक है। और अभी हिंदी इंग्लिश संस्कृत सब में तो आपको पता है कि कोरोना वायरस चल रहा है, तो उससे रिलेटेड अगर आप कुछ कर पाते हैं तो वो हिंदी इंग्लिश के लिए ज़्यादा है, उस पर अपन फोकस कर लेंगे। उसके बाद अपठित गद्यांश है। अपठित गद्यांश बिल्कुल आप ऑन स्पॉट बना सकते हैं, है ना। आपको बस क्वेश्चन पढ़ने आने चाहिए। अगर आपको पढ़ने आ रहा है तो एटलीस्ट आप समझ तो जाओगे, इतने सरल होते हैं, ठीक है। तो आपको कैसे तैयारी करनी है, अब ऐसा तो नहीं है कि आप पहला चैप्टर निकाल रहे हैं पूरा पढ़ रहे हैं, दूसरा निकाल रहे हैं पूरा पढ़ रहे हैं, तीसरा पूरा पढ़ लिया, चौथा पूरा पढ़ रहे हैं, 4 चैप्टर पढ़ के पेपर में चले गए, मैं तो 4 चैप्टर पढ़ के आया हूँ, मेरे से पेपर बन जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बच्चों, आपको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, डू स्मार्ट वर्क, आपको वर्क करना है, ठीक है। हार्ड वर्क नहीं करना है, वर्क करना है, लेकिन स्मार्टली करना है, स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। सो स्टूडेंट डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, ब्लूप्रिंट। फर्स्ट है आपका शब्द रूप और संख्या, ठीक है। तो शब्द रूप जो है हमारे 4 मार्क्स के आ रहे हैं, ठीक है। 4 मार्क्स में शब्द रूप भी और संख्या भी, तो समझो 2 मार्क्स के आपके वो हो सकते हैं शब्द रूप, और 1 मार्क्स के आपका संख्या, या 2 मार्क्स के आपको संख्या। संख्या में आपको जो है कई बच्चे क्या करेंगे, 1 to 100 पढ़ेंगे, पर लास्ट ईयर का पेपर देख लीजिएगा, क्योंकि 100 से ऊपर ही नंबर्स पूछे गए हैं, ठीक है। संख्या का मतलब होता है जो नंबर्स होते हैं ना, उनको संस्कृत में क्या कहते हैं, ठीक है। जैसे 1 को एक, द्वय त्रयो चतुर पंच षष्ठ सप्त अष्ट नव दस, फिर एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश, तो वो संख्या, कोई संख्या की बात हो रही है यहाँ पे। तो 100 से ऊपर, ठीक है, जैसे 100 को शतम कहते हैं, तो उसके बाद से ऊपर का 100 to 150 आप देख लीजिएगा, क्योंकि लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर देखने से आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है, कि कहाँ से कहाँ तक पूछे जा रहे हैं। उसके बाद धातु रूप अव्यय 5 मार्क्स के हैं, संधि 3 नंबर के, समास आपके 3 नंबर के, ठीक है। तो संधि समास तो बेसिकली सबको क्लियर होता है, ठीक है। उसके बाद प्रत्यय है 3 नंबर के, ठीक है। उसके बाद कारक, वाच्य प्रकरण और अशुद्धि शोधन, ये 5 मार्क्स के हैं। तो इन सबसे क्वेश्चंस जो है बनने ही बनने हैं, तो ये सब पार्ट आपको करने हैं। तो सबसे पहले आपको मेनली जो ब्लूप्रिंट देखना है, उसके बाद ही आपको तैयारी करनी है, ठीक है। उसके बाद अपठित गद्यांश पत्र लेखन 4+4, ठीक है। अपठित गद्यांश 4 मार्क्स के हैं आपके, और आपके जो पत्र लेखन है वो 4 मार्क्स के। तो पत्र लेखन जो है आप लास्ट ईयर का पैटर्न देख लीजिएगा, कई बार फिलअप टाइप में आता है आपको,
ऊपर ऑप्शन में मिल जाता है, तो काफ़ी वो ईजी पड़ता है। लेकिन आप वैसे वाले पार्ट को तभी सॉल्व कीजिएगा जब आपको आंसर में श्योरिटी होगी, ठीक है। अगर आपको आंसर में डाउट है, फिलअप टाइप के आ रहे हैं, अगर आपको डाउट है, अगर आपके और में मतलब ऑप्शनल में आपको डिटेल्स में अगर कोई पत्र दे दिया लिखना है, तो आप बिल्कुल उसी को लिख लीजिए, ठीक है। 1 नंबर कटेंगे आपके, आधे नंबर कटेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप फिलअप टाइप को कर रहे हैं, पत्र में 2 प्रकार के आते हैं ना, एक आपको फिलअप में दे देता है, एक आपको डिस्क्रिप्शन वाले में दे देता है। तो आप देख कर ही पत्र को समझकर, आपको अगर श्योरिटी है तो आप फिलअप वाला कीजिए, नहीं तो अदरवाइज आप डिस्क्रिप्शन में पत्र लिख दीजिए। निबंध रचना तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, 6 मार्क्स के हैं। उसके बाद आपको पाठ्य पुस्तक से गद्यांश और पद्यांश दोनों पूछे जा रहे हैं, ठीक है। गद्यांश का मतलब होता है जो चैप्टर, जो कहानी टाइप के जो होते हैं ना, उसको गद्यांश बोलते हैं। पद्यांश मतलब श्लोक। श्लोक जो है वो 3 नंबर का रहेगा आपका। तो 3 नंबर के 2 श्लोक रहेंगे, आपको उनके अर्थ लिखने हैं। तो इसकी तैयारी आप बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। परीक्षा बोध वगैरह आप देख सकते हैं, उसमें जो भी श्लोक दिए हैं उनसे आप उनके हिंदी अनुवाद तैयार कर सके। उसी तरीके से गद्यांश है ना, तो ये आपका ऐसा पाठ है जिसे आपको छोड़ना ही नहीं है। चाहे आपसे बने, चाहे आपसे ना बने, चाहे आप पढ़ के आए हो, चाहे नहीं आए हो, आपको संस्कृत में दिया रहेगा, आपको पढ़ना है और आपको उसे फिर अपने हिंदी में, उसको हिंदी में अनुवाद करके लिखना है। उसके अब प्रश्न उत्तर सिर्फ 8 नंबर के आ रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान देने योग्य बातें ये हैं बच्चों की, कई बच्चे पाठ्य पुस्तक के सिर्फ प्रश्न पढ़ के जाते हैं। मैंने रियल में देखा हुआ है, संस्कृत उठाए, बुक उठाया, कॉपी उठाई, सारे प्रश्न उत्तर को याद करना चालू किया और याद करके चले गए, मेरे सारे पाठ हो गए हैं, मेरी पूरी तैयारी हो गई है। तो इस भ्रम में बिल्कुल नहीं रहना है, सिर्फ 8 नंबर के प्रश्न उत्तर आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है सुभाषित से आपका 5 नंबर का आ रहा है, मतलब आपको कंठस्थ किया हुआ श्लोक लिखना होता है, ठीक है। तो ये तो आप कर ही सकते हो 100%। आप 1 पेज लिखो, एक बार ट्राई करो, श्लोक को नहीं हो रहा है 2 बार ट्राई करो, 3 बार करो, पेज भर डालो, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। बोलने की ना सही तो लिखने की हो ही जाएगी, मेहनत करने की देर है, बाकी कुछ नहीं है। तो आप इस तरीके से 4-5 बार श्लोक को लिखो, ठीक है। तो आप जो है कम से कम 3 से 4 श्लोक याद करके जाओ, ठीक है, तभी आपके लिए बेनिफिट है। क्या पता आपने जो श्लोक याद करके गया हुआ है संस्कृत में, उसी का अनुवाद लिखने को आ गए, तो ये आपके लिए माइनस पॉइंट है ना। अब उसी का अनुवाद लिखने के लिए आया है, तो आप उस श्लोक को नहीं लिख सकते हो। वहाँ पे कंडीशन होती है कि आपको अपने पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई 2 श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आए हो। तो यहाँ पे आप फंस जाओगे, इसलिए आपको कम से कम 4 श्लोक, और सुक्ति दिया है जो 4 नंबर का है, तो 4 नंबर के लिए 4 सुक्ति काफ़ी है, आप 8-10 पढ़ सकते हो, ठीक है। सुक्ति जो है एक एक लाइन के जैसे कि आपका हो गया, और सुक्ति के साथ उसका हिंदी मीनिंग भी पता होना चाहिए। कई बार आता है कि संस्कृत में सुक्ति लिखना है आपको, साथ में उसका हिंदी मीनिंग भी बताना है। तो जैसे कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ठीक है, तो ये हमारा एक सुक्ति है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, मतलब श्रद्धावान को ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है। जैसे कि आप लिखोगे लोभ पापस्य कारणम, तो लोभ जो है वो पाप का कारण है। सत्यमेव जयते नान्यतम, सत्य की हमेशा जीत होती है, ठीक है। यत्ते नार्यस्तु पूजन्ते तत्र देवता रमन्ते, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, है ना। दूरता पर्वता रम्या, दूर से पर्वत जो है काफ़ी सुंदर दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से जैसे आपने एक लाइन का जो सुक्ति, इसे सुक्ति कहते हैं बच्चों, सुक्ति। सुक्ति जैसे आपने जो हमने एग्जाम्पल के थ्रू बताया है, उसका हिंदी भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो आपके पाठ पुस्तक से हो सकते हैं, ठीक है, या ग्रामर के भी हो सकते हैं। तो ये 6 नंबर का यहाँ पे दे दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप संस्कृत का ब्लूप्रिंट यहाँ पे रेडी कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो आप ग्रामर पोर्शन छोड़ दीजिए, ठीक है। ये इस पर आप श्योर हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 8, 9, क्वेश्चन नंबर 10 ये आप लोग के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। ये मार्क्स आपको गेन करने हैं, ठीक है। अगर आपको पास होना है तो पूरे नंबर लाने हैं तो आपको पूरा तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट के ब्लूप्रिंट पे अब हम आते हैं। तो बच्चों अब हम हिंदी का ब्लूप्रिंट देख लेते हैं, ठीक है। तो ये तो चैप्टर वाइज है, चैप्टर वाइज से मतलब आपको क्वेश्चन आंसर पढ़ने हैं, ठीक है। फर्स्ट है हमारा चैप्टर बादल को घिरते देखा है, नर्मदा को उद्गम, अमरकंटक। ये 2 चैप्टर से आपको जो है 8 मार्क्स के आ रहे हैं। तो 8 मार्क्स के ऑब्वियसली आपको क्वेश्चन आंसर ही करने हैं, ठीक है। 4 मार्क्स के हैं एक, और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, और 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है। तो ये दोनों चैप्टर से आपको पढ़ने, मतलब हिंदी में आप चैप्टर उठा के पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आपको सब बेसिकली आपको क्या करना होगा, आपको तो चैप्टर की स्टोरी पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको स्टोरी पता है तो आप क्वेश्चन आंसर बिल्कुल लिख सकते हो, लेकिन अगर आपने चैप्टर पढ़ा ही नहीं है तो आप क्या लिखोगे। तो आपको पढ़ना, रीड करना, सारे चैप्टर को रीड करना बहुत ज़रूरी है बच्चों, ठीक है।
उसके बाद सेकंड आते हैं अपनी अपनी बीमारी और जनतंत्र का जन्म, उससे आपको 8 मार्क्स के क्वेश्चन मिल रहे हैं, ठीक है, 4 मार्क्स के, 2 मार्क्स के और 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन। तो इसके लिए भी आपको क्वेश्चन आंसर जो है प्रिपेयर करना है। माटी वाली और घिसा है, उससे भी 8 मार्क्स के हैं, है ना, उससे आपको 3 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसको आपको अच्छे बड़े ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए हमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, आपको पता ही होगा। अब नेक्स्ट चैप्टर है हमारा अमर शहीद वीरनारायण सिंह गृह प्रवेश और छत्तीसगढ़ की लोक कथाएं। 7 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, 3 मार्क्स के, 2 मार्क्स के और 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ये जिंदगी फिर चमक जाए और मरिया, यहाँ पे 2 चैप्टर और हैं, उनसे आपको 6 मार्क्स के क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। 6 मार्क्स में आपको एक 4 मार्क्स का करना है और 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन करने हैं, 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जीवन का झरना और एक था पेड़ एक था ठूठ, उससे आपको 7 मार्क्स के आ रहे हैं, एक आपको 3 मार्क्स के करने हैं और 4 मार्क्स के करने हैं और 3 मार्क्स के 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन इससे आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया, चैप्टर हो गया, ठीक है। अब चैप्टर तो दे दिया गया है, ठीक है। अब चैप्टर के बाद हम आते हैं चैप्टर से तो आपको जो भी चीज़ें पढ़नी थी आपको बता दिया गया कि ऐसे ऐसे आ रहे हैं। उसके बाद आपको अलग से ग्रामर पोर्शन है, ठीक है, जैसे कि मध्ययुगीन काव्य मीराबाई, सॉरी ये भी हमारा चैप्टर ही है 7 भी, मध्ययुगीन काव्य मीराबाई, ठीक है। मैं लेखक कैसे बना जेब कतरा, ये 3 चैप्टर हैं, उससे 8 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो ये आपको करने हैं। अब उसके बाद हमको क्या करना है, उसके बाद आपको हिंदी साहित्य का इतिहास करना है जो 5 मार्क्स आपको दिलाता है। तो बच्चों हिंदी साहित्य का इतिहास कैसे पढ़े, बहुत ही बोर्ड सा सिलेबस है, बहुत ही ज़्यादा सिलेबस है, तो उतना कुछ जो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले काल को एज ए स्टोरी समझिए कि 4 काल में हिंदी साहित्य के इतिहास को बांटा गया है, ठीक है। 4 काल, वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल, ठीक है। सन 1050 से 1375, 1375 से 1700, 1700 से 1900, 1900 से अब तक, ठीक है। इस तरीके से आप फिर वीरगाथा काल है, उसके बारे में ऐसा आप स्टोरी पढ़िए कि वहाँ के प्रमुख कवि कौन से थे, ठीक है, और उनकी रचनाएं कौन सी थी। कम से कम एक काल के आपको 2 कवि उनकी रचनाएं पता होनी चाहिए, ठीक है। 2 कवि उनकी रचनाएं आपको पता होनी चाहिए और उस काल की विशेषताएं क्या रही है। अगर आप विशेषता मान के चलो आपको याद नहीं आता है तो आप काल के नाम के हिसाब से विशेषता बिल्कुल बना सकते हैं। जैसे वीरगाथा काल, वीरगाथा काल में क्या था, वीर तथा श्रृंगार रस का वर्णन, युद्धों का सचिव चित्रण, ठीक है, दिंगल अथा राजस्थानी भाषा का प्रयोग है।